चल बाबू अस्सलामुअलैकुम, दिस इज ज़ईफ़ फ़तेह सिद्दीकी, चीफ कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल पाकिस्तान और आपकी मेज़बान। एक हफ्ते के गैप के साथ हम एक दफ़ा फिर दोबारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ मौजूद हैं। हेल्थ एंड वेल्थ आज दी ड्रीम फोर्ज के नए सेगमेंट के साथ। आज का जो हमारा मौजू है, डॉक्टर सनोबर गनी हमारे साथ मौजूद हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बड़ा ही पेचीदा टॉपिक भी इसलिए है कि बड़ा ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है जब एलोपैथिक डॉक्टर मिलते हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर्स मिलते हैं। गॉल ब्लैडर यानी पित्ते की पथरी, एलोपैथी में कहा जाता है कि जी पित्ते की पथरी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और इसका रास्ता या तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा है तो आप उसको ज़ाहिर ऑपरेट करके निकालेंगे या फिर लेज़र के थ्रू उसको जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे अंदर पित्ते के। तो ये दो तरीके, जबकि होम्योपैथी कहता है कि नहीं, हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद है कि कुछ कंडीशंस में अगर वो बहुत ही पेचीदा ना हुई हो तो जो है वो लिक्विडाइज की जा सकती है दवाओं के ज़रिए और उसके बाद फिर वो बाइल के साथ जो है निकल जाती हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन जो भी हो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, शिफा मिलनी चाहिए, जिसको भी जिस तरीके से मिले।
तो होम्योपैथी गॉल ब्लैडर के ट्रीटमेंट के लिए क्या कहती है, उसकी तरफ हम आते हैं। डॉक्टर सनोबर जी, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं नाज़रीन? सब ठीक ठाक हैं? 15 डेज के बाद मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, टॉपिक तो वाकई बहुत पेचीदा है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे पास बेतहाशा पेशेंट है जो गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ आता है। और गॉल ब्लैडर स्टोन के होम्योपैथी के हमारे से ये लोगों की ख्याल है कि नहीं जी, ये तो निकल नहीं सकती, तो इसके तो कोई रास्ता नहीं होता, तो निकलेगी कैसे? बात उनकी ठीक है, लेकिन ये बनती भी तो है ना। तो बेसिकली जो बनती है, बाइल को आपका बाइल हार्ड हो जाता है, या आप ये बिल्कुल। समझिए कि बाइल जो से आपका वो मोटा हो जाता है। आम जुबान में अगर हम उसे अच्छा, कहें तो इसके खून गाढ़ा हो तमाम जाता है। जो सिम्टम मतलब कॉजेज हैं वो क्या है, उस पे जरा प्लीज। कॉजेज में, अच्छा मैं आपको बात बताऊं, कॉजेज में जो हार्ट मेन तो कॉज होता है है, ना उसके बाइल साथ। हार्ट क्यों होता है? हाँ, बाइल हार्ट हार्ट क्यों हो जाता है? क्यों होता ज़ाहिर है? है वो कॉज क्या है जो उसको हार्ड हम्म, करती है, क्योंकि वो कहीं हम्म, बाहर से तो आती नहीं है, वो आती बाइल ही नहीं है। होता है उसमें, हम्म, वहीं पे वो प्रोड्यूस होती है, तो उसकी वजूहात प्लीज। अच्छा, ये बेसिकली ये ना बाइल के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे 95% वाटर शामिल होता है, कैल्शियम शामिल होती है, लिपोप्रोटीन शामिल होती है। इस तरह कुछ इंग्रेडिएंट्स मतलब मौजूद होते हैं। जब इन इंग्रेडिएंट्स का किसी भी वजह से इम्बैलेंस होता है, तो वो इम्बैलेंस जो है ना, वो इसके रुकावट का बायस बनता है। ठीक है। और और ये इनबैलेंसमेंट क्यों होती है? क्यों होती है, इसी तरफ आ रही हूँ मैं। इम्बैलेंस जी। क्यों होती है, इसकी जो दो बड़ी वजूहत है। पहली वजह तो है, औरतों में ये ज्यादा तब होता है जब औरतों के अपने एस्ट्रोजन लेवल डिस्टर्ब होते हैं। हार्मोन्स की जब डिस्टर्बेंस होती है, ये सबसे औरतों में पहला। सबसे ज्यादा कॉज उसका। और जो सेकंड सबसे बड़ी कॉज ये है कि जब हम लोग अपनी डाइट को टाइम से नहीं ले रहे होते, और स्पेशली उसमें फैट्स की मिकदार बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि कम कर बाइल देते का हैं तो जो ज्यादा। बहुत कम कर देते हैं। मैं इसकी वजह आपको बताती हूँ। लोग समझते हैं कि अच्छा। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से नहीं, ये ज्यादा कम करने से होता है। क्यों? कि ना बाइल एक्सक्रीट कब होता है? बाइल एक्सक्रीट तब होता है जब आप वो डाइट में साथ ले रहे होते हैं चिकनाई, इसने हजम करना है फैट्स को। अच्छा, ठीक है। कम का मतलब आप ये कह रही हैं कि जिस्म को जितनी फैट की जरूरत हो उससे कम ले रहे हैं, क्योंकि जरूरत से उससे कम ज्यादा ले रहे भी होते हैं। तो वो जो है पित्ते की पथरी का सबब बनती है। नहीं बनता वो, मैं आपको बताऊँ, ये गलत फहमी है। और इसकी वजह ये है कि ये गलत देखें फहमी उसने, है। हाँ मैं बताती हूँ आपको, ये बड़ी गलत फहमी। हम समझते हैं कि उससे हो रहा है। फैट्स को ना डिसॉल्व करने के लिए बाइल की जरूरत होती है। ठीक है। जब आप रोटी खाना खा रहे हो तो इसमें जब मुख्य इंग्रेडिएंट्स आपके आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी आ रही है, आपकी प्रोटीन भी आ रही है, आप के अमाइनो एसिड्स भी आ रहे हैं। ठीक है। तो उसमें जो आप फैट जब आता है ना, ये चिकनाई जब आप ले रहे होते हैं, तो उसको डिसॉल्व करना होता है बाइल ने। अब अच्छा। बाइल को ना वहां से इंसान को पॉइंट मिला, वहां से उसको इशारा हुआ ब्रेन को, कभी अब यहाँ पे बाइल की जरूरत है, बाइल एक्सक्रीट हो गया। अब जब हम बाइल अपने मुताबिक ले नहीं रहते, वो वहां से एक्सक्रीट नहीं होता। जब वह एक्सक्रीट नहीं होता तो उसका काम तो रुक गया। तो जो नेचुरल वर्किंग है उसके अंदर आ गया ठहराव, वो रुक गई। जिसकी वजह, अब इसलिए आप आजमा के देखिएगा वो लोग जो बेतुकी डाइटिंग करते हैं, यानी विदाउट एनी प्लानिंग, जी मैंने सुबह का खाया, मैं सारा दिन भूखी रहूंगी, मैं रात को खाऊंगी। अच्छा जी, मैंने सारा कुछ डाइट से निकाल दिया है, बिल्कुल ही जीरो कर दिया हर चीज को। ठीक है। खास तौर पर फैट्स को सबसे पहले जीरो करते हैं। तो अब वो बाइल को तो निकलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। बाइल कैसे निकले? जब वो नहीं निकलता तो उसके अंदर इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। ठीक है। फैट्स ज्यादा होने से ये नहीं होता। हाँ, लेकिन अलबत्ता जब आपको एक प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसमें फैट्स मना किए जाते हैं कि लेकिन एक आप चीज ये तो देखें, गाल ब्लैडर के स्टोन्स की एक बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है। नहीं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना नहीं है। उसका बेसिक वजह जो सी है वो आपके डाइट प्लान की खराबी है। जब उसका स्क्रीट होने का टाइम नहीं मिलता, वो स्क्रीट नहीं हो पाता, तो वो उसको करता है। कोलेस्ट्रॉल की इसमें वजह नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में क्यों बढ़ता है? जब आपकी इन्फेक्शन होता है बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की वजह आपका बॉडी इन्फेक्शन है। किसी किस्म का बॉडी इन्फेक्शन जब आपकी बॉडी में चल रहा होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और जब वो बढ़ता है तो वो भी आपके सीधा गॉल ब्लैडर के ऊपर इफेक्ट डालता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट उसका पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है। हम्म। और इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना सारा, वो चल फैट से रहा है।
जो हमारी नर्व्स के ऊपर एक्सॉन डेंड्रॉन होते हैं और जिसकी लाइनिंग होती है वो सारी है ही फैट्स में, ठीक है। वो जिसलिए जब बॉडी में स्वेलिंग कहीं सी जगह पे आती है ना तो उनको वर्किंग ज्यादा करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। आप देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी जो शुरू की सिम्टम्स आती हैं उसमें सुन होना, चुभन होना, सुइयां चुभना, इस तरह की सिम्टम्स पहले शुरू होती हैं, फिर आगे जाके पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है। तो वो जो से क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो तो सारा उस पर काम कर रहा होता है। तो ये हम कहते हैं कि चिकनाइयाँ सी वजह, चिकनाइयाँ नहीं, प्रॉपर डाइट ना होना, टाइम से खाना नहीं खाना, अपने मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करना, इन तमाम चीज़ों का वजूहत बनती है। उसमें ये इसकी प्रॉब्लम आती है। वो ज़ाहिर है इसको एक्सक्रीट होता रहेगा तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन अब एक नेचुरल प्रोसेस के आगे आपने बांध दिया है तो सैलाब भी आएगा ठीक है। तो वो इस वजह से वहां पे स्टक आउट हो जाता है क्योंकि उसकी वर्किंग नहीं हो रही। टमाटरों को बड़ा बदनाम किया जाता है कि जी टमाटर खाते थे इसलिए पित्ते में पथरी हो गई, टमाटर के बीजों ने पथरी कर दी। तो ये टमाटर का और पित्ते की पथरी का क्या ताल्लुक है? टमाटर बेचारे बड़े बदनाम बड़े बदनाम है। टमाटरों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊँ, टमाटरों का जो बीज है प्रोस्टेट का बेहतरीन इलाज है। टमाटरों का जूस प्रोस्टेट का बेहतरीन इलाज है ठीक है। उसका बालके से या इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपके बॉडी के इम्बैलेंस, किसी तरह के इम्यून सिस्टम में इम्बैलेंस हो गया, आपके एंजाइम्स की सेक्रेशन में इम्बैलेंस हो गया, किसी वजह से आपके एंजाइम्स प्रॉपर काम नहीं करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसी खराबी हो कि पेप्सिन ठीक रिलीज नहीं हो रहा, उसके हेल्दी बैक्टीरिया नहीं बन रहे, वो तमाम चीज़ें डिस्टर्ब होती है क्योंकि ये सारी चीज़ें इकट्ठी है ना। लिवर हो गया आपका, गॉल ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, पेंक्रियाज हो गए। तो जब इन तमाम के रूटीन आप डिस्टर्ब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम आपके क्रिएट होगी। इसी तरह से इसलिए पित्ते की पथरी औरतों में ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जेनेटिकली भी ये हो सकता है? रिस्क होते हैं, चांसेस होते हैं अगर जेनेटिक्स में, जीन्स में किसी को हुआ हो हाँ, खानदान में? जीन्स में हो उसके चांसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मेरे तो पास ये अक्सर ऐसी इनहेरिटेंस फैमिलीज हैं। कैसे आ जाता है? अगर ये इनबैलेंसमेंट है, मैल न्यूट्रिशन इसकी पहली वजह है, तो फिर ये इनहेरिटेंस में कैसे आ जाता है? इनहेरिटेंस में ऐसे आता है कि अगर आपके डीएनए के अंदर एक डिस्टर्बेंस आ गई है, ठीक है ना, तो वो डिस्टर्बेंस आके ट्रांसफर हो रही है ना। तो डीएनए में ये कैसे आ रही है डिस्टर्बेंस? ये तो एक फंक्शन का देखिए, अब डिसऑर्डर। वैसे अब ये बताए, मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है, मदर प्रेग्नेंट है, उसको जो से इस तरह का इश्यू हो रहा है, उसका बाल सिक्रेट तरीके से नहीं हो रहा, जब उसका ही नहीं ठीक हो रहा तो आगे बच्चे को कहाँ से ठीक होगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स फिर आगे से आगे चली जाती है। मेरे पास ऐसी फैमिलीज भी हैं जो आती हैं तो उनके जनाब पूरी फैमिली को ये प्रॉब्लम है, मदर क्या, फादर क्या, बच्चे, माँ को, बहन को, भाई को, इस पे सबको। क्योंकि मैंने आज ही जो है ज़ाहिर है थोड़ा सा इस पे जो था मटेरियल वो देखा था, तो इनहेरिटेंस में क्यों होता है ये मैं देखूंगी, ये क्या हाँ, ये वजूहत। इसी वजह से वो होती हैं। तो इसमें क्योंकि देखिए डीएनए बी की जो खराबियां हैं ना, हमारे जेनेटिक्स की जो डिजीज आती है, वो तो जाहिर बात है बहुत ज्यादा डिवीजन के बाद उसकी भी डिटरमेंट हो जाती है ना, डिकोडिंग नहीं होती फिर जीन्स की। बल्कि आपने ये बात छेड़ दी है तो ये इन्फॉर्मेशन की एक बात और करते चलो, जो लोग ये चाहते हैं उनकी जेनेटिक बीमारियां, डिजीजेज, इनहेरिटेड डिजीजेज बच्चों में ट्रांसफर नहीं हो, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर वो होम्योपैथी मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जेनेटिक डिजीजेज बच्चों में ट्रांसफर नहीं होंगी, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन डीएनए को डिकोड करने का हुनर जानती है। उसके अंदर ये है कि वो डिकोड, इसके ऊपर हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे कि होम्यो मेडिसिन डिकोड कैसे करती है डीएनए को। तो डिकोड जो की जाती है ना इसकी, वो जो सा होम्योपैथी मेडिसिन के थ्रू हो सकती है। इसलिए जेनेटिकली भी ये ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। वैसे भी वही मैंने बताया कि एस्ट्रोजन भी इसका बहुत बड़ा हल होता है। तो जो फीमेल्स है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रॉब्लम्स अक्सर ही किसी न किसी वजह से रहती हैं। कभी वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन लेती है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कभी मैसेज की वजह से इशू, पीरियड्स की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, कभी स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है और वो भी जो है हमारे पित्ते की पथरी का बाइस बनता है, ठीक है। तो पित्ते की पथरी में होम्यो मेडिकेशन दी जाती है तो बेसिकली वो करते हैं कुछ नहीं है, वो उस बाइल को लिक्विफाई करती है, उस बाइल को ये लिक्विफाई करती हैं। हाँ, एक बात जरूर मैं यहाँ कहना चाहूंगी, ये गुर्दे की पथरी की तरह का ट्रीटमेंट नहीं होता कि आप 15 दिन में, 1 महीने में पथरी निकाल के बाहर मार दें। पित्ते की ट्रीटमेंट को टाइम लगता है, गाल ब्लैडर ट्रीटमेंट को टाइम लगता है, कम से कम 6 मंथ और लॉन्ग से लॉन्ग 1 ईयर भी लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बहुत अहम बात ये है कि हमारे यहाँ एक दो ज़ाहिर है मालूमात की वैसी कमी है,
फिर माशाल्लाह से हम कहने को तो मुस्लिम उम्मत है, मुस्लिम कौम है, मुसलमान है, कलमा गो हैं, लेकिन हमारा ईमान जो है वो माशाल्लाह से इतना मजबूत है कि हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए सब कुछ जायज़ है। अपने जो है ना फ़ायदे के लिए डॉक्टर्स जो है वो पता नहीं क्या-क्या कहानियाँ बनाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो बेचारा मरीज़ जो होता है वो तकलीफ़ में, ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ कंडीशंस में तो ये तो डॉक्टर जानता है ना होम्योपैथी कि कौन सी कंडीशन है मरीज की कि उसको सजेस्ट किया जा सकता है कि आप ऑपरेशन से बचकर अभी ट्रीटमेंट को ट्राई करें। आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है वो लिक्विडाइज होकर डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है अगर मरीज़ को सही मालूम ना हो, तो मरीज़ को इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि मेरी क्या कंडीशन होगी या मेरे जानने वालों में अगर ये केस है, उसकी क्या कंडीशन होगी। तो हम जो है हमें बिल्कुल ट्रीटमेंट का चाहे डॉक्टर कितना भी हमें फ़ोर्स कर रहा हो, हमें ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि ऑपरेशन करवा लेना चाहिए क्योंकि सबसे पहले मरीज़ की जान है। तो वो बताइए कंडीशन कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे होम्योपैथी डॉक्टर सिंसियरली कहेगा कि नहीं आप बहुत देर कर चुके हैं, हम सिर्फ कोशिश करेंगे तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी, आप ऑपरेशन करवा लें। अच्छा, मैं इसमें के बाबत में वैसे 90% जो केसेस है ना उसमें ऑपरेट की जरूरत नहीं पड़ती। 90% 10% का क्या होता है? 10% में ये होगा कि देखिए वो लास्ट स्टेज पे होगी, स्वेनिंग की हद तक बढ़ चुकी होगी जिसका रिस्क नहीं लिया जा सकता। ठीक कैप्चर है, होने वो का खतरा स्वेनिंग होगा। दे रहे उसको बेतहाशा पेन हो रही है, ठीक है, ब्लॉटिंग उसकी नहीं रुक रही है, उसको वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, ग्रीन कलर की वॉमिट्स आ रही है उसको, ठीक है, और उसको इंटेशन बेतहाशा और गैस उसको बहुत ज्यादा जो सी चढ़ रही है, ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी बात वो जो जगह है ना पित्ते की राइट साइड पे ये जो उसके नीचे हमारी पसली के नीचे बिल्कुल जगह आती बिल्कुल है, बिल्कुल। ठीक है, वो आपकी हार्ड हुई होगी, इतनी हार्ड होगी कि ना वो आपका सिर जैसे किसी ने पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। दुख रहा तो होगा ये वो। जो एंड स्टेज होती है या मेरी पेशेंट जब कहते हैं ना मुझसे ये दर्द बर्दाश्त में नहीं है, फिर हम रेकमेंड कर देते हैं कि आप फौरी ऑपरेट करवा लें, ठीक है। सही। लेकिन 90% केसेस के अंदर ये क्योरेबल है, इसको क्योर किया जा सकता है। अच्छा सनोबर ये बताइएगा, बाज दफा मरीज को पता नहीं चलता इनिशियल स्टेज में कि उसको ऐसा कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मेरा खुद जो है जाती तजुर्बा रहा। मेरी मदर को जो है अचानक ही तकलीफ शुरू हुई, हम गए हॉस्पिटल तो पता चला कि उनको जो है पीलिया डायग्नोज हुआ। डॉक्टर ने उनके पीलिया का इलाज करना शुरू कर दिया, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। पेट में दर्द अचानक इतना बढ़ा कि पता चला कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो पता चला कि ये तो स्टोन्स हैं, स्टोन्स हैं। वो हार्ट पेशेंट भी थी और इतनी उनकी तकलीफ बढ़ी हुई थी और अचानक वो बिल्कुल ठीक थी ना, पीलिया का कुछ वो था, बस एक दिन अचानक जो है वो उनको जो है पेट में दर्द हुआ। जाके देखा तो वो हॉस्पिटल माशाल्लाह से वो मशहूर ही था कि आप लेके जाएंगे एक पर्सन का, तो उस हॉस्पिटल में माशाल्लाह उस बेचारे को जो है वो सिर्फ एसिडिटी थी मैदे में, उन्होंने उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया। तो उन्होंने अम्मी को पीलिया डायग्नोज करके वो उसको जो है वो कर रहे पीलिया का जो है ट्रीटमेंट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात सही है, इसकी सिम्टम्स नहीं होती हैं, लेकिन ये कहना भी मेरे एज ए होम्यो डॉक्टर मैं नहीं कहती कि सिम्टम्स नहीं होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो उसमें चेंजेस जब आती है ना सेल के अंदर, तो हमारी बॉडी हमें अलार्म देना शुरू कर देती है, ठीक है। डॉक्टर्स इग्नोर करें उन सिम्टम्स को, पेशेंट इग्नोर करे तो बात अलग है, ये ऐसा नहीं होता। आपको अगर एसिडिटी किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा हो रही है, ब्लॉटिंग बेतहाशा किसी पेशेंट को हो रही है, कभी कभी से इसको यहाँ पेन ब्लॉटिंग होता से है, मुराद हमारे ब्लॉटिंग जानने डिकार वाले ज्यादा आते हैं, ठीक है, डिकार तो खाना आम खा है, लिया अक्सर डिकार आ लोग रहे हैं। बोलते हैं कि हम देखते हैं अक्सर लोगों को खाने के बाद वो बल्कि बाज़ाब्ता बहुत ही नॉइजी सी डकारें ले रहे होते हैं जी, और वो उनकी आदत का हिस्सा बन जाती है। तो ये अलार्मिंग है क्या ये आपका अलार्मिंग जो है, आज ये सिम्टम है कि वो अलार्मिंग है। हमें चाहिए उस टाइम पे फर्स्ट वही हम लोग जो है ना इसका वो करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, वहीं पे डायग्नोज करवा लें, ठीक है। अच्छा, मुझे हैरत होती है डॉक्टर्स ना जॉन्डिस का ट्रीटमेंट पेशेंट का कर रहे होते हैं, अब देख सिर्फ लिवर रहे हैं, लिवर के साथ जो बाकी चीजें वो भी तो चेकआउट करें ना,
बाद में जाके पेशेंट को बताते हो मेरी आपको भी लिवर पथरियां के थी। पास छोटी सी, वो दिखती ही नहीं बेचारी, हाँ जब तक हाँ, चीखना ना शुरू कर दे नहीं मुझे इतना तो निकालो नहीं, मैं खैर सड़ जो रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड का तुमको तो पता चल ही जाता है, लेकिन बस हम इग्नोर करने की आती है ना। हमें जितने पैसे दिए हमने काम उतना ही करना, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा काम हमने नहीं करना। हद होती ठीक है। है ना। हमने ये तो भी नहीं देखना है कि पेशेंट आया तो वो कह रहा है मेरे कहाँ दर्द है, तो हमने चेक भी नहीं किया, नहीं दर्द बता किधर है। मुझे अक्सर नहीं आके तो पेशेंट पैसे, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये डॉक्टर तो साहबा मतलब मेरे घुटने बहुत में दर्द हो रहा है। बहुत मैं कहती इतना बड़ा ईमानदार, पेट है, कहाँ दर्द है ईमानदार बताओ। सनोवर, ये तो आपने ना रिकॉर्ड तोड़ ईमानदार जो तबीब होता है उसकी बात करती कि जितने पैसे देने हैं उसने उतना इलाज तो करे। यहाँ तो ये होता है कि पैसे देते जाओ, उसकी कोई लिमिट नहीं, इलाज का उनसे ना पूछो। ये बात है। तो इसमें और वैसे भी जितने भी ऐसे डिजीजेज है ना, जैसे फीवर, आपका टाइफाइड फीवर हो गया, आपका यरकान हो गया, आपके डेंगू हो गया, ये तमाम जो फीवर्स है ना, इनके बाद तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों को सर्वे एक दफ़ा कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, क्योंकि इन फीवर्स के बाद भी सप्लीन जो हमारा सप्लीन और गाल ब्लैडर दोनों चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, उन्हें चेक कर लेना चाहिए। सेकेंडली खुदारा इसके बाद अपनी इम्यूनिटी की मेडिसिन ज़रूर लें। इन ट्रीटमेंट्स के बाद उस जगह की, यानी कि मैं पेशेंट आए ना, जैसे आपके पास, आपको फर्ज करें स्टमक का कोई प्रॉब्लम था, स्टमक की मेडिसिन आपने ली, प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया। अब जो स्टमक की ताकत की दवाइयाँ ना, जो स्टमक को मसल्स को पावर देंगी, वो मेडिसिन लाजमी खाएं अगर आप चाहते हैं कि आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक सही। है, तो ये बहुत अच्छा। पित्ते की पथरी में भी आपको ये बात बताऊं कि ये जो लाइफ स्टाइल पे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ 1.5 से 2 मंथ्स में उसकी पित्ते की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, गैल ब्लैडर की, और जब कुछ अरसे बाद उसको गैल ब्लैडर की स्टोन दोबारा हो गया। ठीक है, अब इसकी वजह अच्छा। ये होती है कि आपने अपना लाइफ स्टाइल तो चेंज नहीं किया, लाइफ हाँ स्टाइल तो आप वही रखा हुआ आपने। ठीक है ना, एक चीज को हमने रेगुलेट किया, उसके बाद हमने किया, तो वहां पे आपने नहीं चेंज किया, तो उसके लिए मैं वही समझती हूँ। फिर हम बात करें डीएक्सन की, तो बहुत से लोगों को बड़ी परेशानी होती है, मैडम डीएक्सन की बात नहीं करती। ठीक है, तो आप उसमें वही बात है, लेमन सी अपने साथ रखें, या गैनोडर्मा अरे का कोई ना खत्म हो कोई गई। इंटेक। आपने ना, आपने प्रोग्राम से पहले इतनी बातें की कि प्रोग्राम के बीच में खत्म हो ठीक है, गई। आज में तो खत्म करके आसान आने के बनाएंगे। लेमन जी को आप साथ रखें, नहीं तो आप गैनोडर्मा की कोई कोई कॉफ़ी लाजमी साथ रखें, तो आपके जो उनसे बहुत सारे चांसेस कम हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी रिकवरेबल हो जाती है। ठीक है, तो बल्कि मैं कहूँगी ट्रीटमेंट के दौरान भी अगर आप लेमन सी लेते रहेंगे ना, तो जो ट्रीटमेंट अगर 6 महीने में आपको 2 महीने में हो जाएगा, दैट्स पॉसिबल। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सिर्फ ट्रीटमेंट लेता हूँ, तो खुदारा गाल ब्लैडर स्टोन को टाइम दें। लोग आते हैं, नहीं जी वो जी हमारी तो गुर्दे की पथरी हफ्ते में निकल गई थी, 15 दिन में गई थी, महीने में निकल गई थी, तो गाल ब्लैडर स्टोन, तो मैंने गाल ब्लैडर स्टोन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप उसको 2 महीने 3 महीने खाओ तो सारा क्लियर हो जाए, उसको टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि हम अपनी डाइट प्लान नहीं चेंज करते, हम चीज़ें वही ले रहे होते जो ले रहे थे, लाइफ स्टाइल हमारा वहीं का वहीं होता है, और हम सिर्फ मेडिकेशन ले रहे होते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन ने जितना काम करना उतना वो कर रही होती है, अगर आप उसके साथ लाइफस्टाइल को चेंजेस थोड़ी सी कर लेती हैं, अपने डाइट प्लान को ठीक करें, अपने खाने की टाइमिंग सेट करें। ठीक है, और उसको जो सा है चीज़ों को तरतीब से, आपको ये समझ होनी चाहिए कौन सी चीज़ सुबह खानी है, कौन सी रात को खानी है, कौन सी दिन में खानी है, ये चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब तो यूट्यूब की वजह से नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लोगों को पता हो गया कि ड्राई फ्रूट की टाइमिंग कौन सी है, फ्रेश फ्रूट किस टाइम पे खाना है। ठीक है, और आपको जो सा रोटी किस टाइम पे खानी चाहिए, चावल किस टाइम लेने, प्रोटीन का सोर्स किस टाइम लेना चाहिए, इन चीज़ों को अगर आप सेटल डाउन रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो उनसे ना आपकी वहाँ पे सेट हो जाती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने लाइफ स्टाइल पे तवज्जो दें। और वही बात आ जाती है कि अब हमें इस अफरा तफरी में इतना टाइम नहीं है, तो अगर आपने वो टाइम नहीं देना, तो फिर आप वही बात है कि डीएसएन के प्रोडक्ट्स को साथ रखें, ताकि आपकी हेल्थ जो उनसी है ना वो क्योर रहे। हमें मालूम है कि घर हमारे बगैर नहीं चलते, हमें पता है मैं घर का एक ही कमाने वाला बंदा हूँ, मैंने सारों के साथ चलाने हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का रवादार कोई नहीं है, लेकिन मैंने अपना ख्याल नहीं रख रहा, मैं सबसे बड़ा अच्छा, दुश्मन मैंने अपना हूँ। बड़ा अहम पॉइंट उठाया है। मैंने केसेस देखे पित्ते की पथरी के, वो खवातीन के ज्यादा देखे, मर्द हजरात के कम देखे। इसकी कोई खास बिल्कुल वजह? इसीलिए खास वजह बताया ना, क्योंकि औरतों में एस्ट्रोजन लेवल की डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन में अब ये जो जितनी भी है ना वो LH भी वो मेरे खिलाफ हो जाएंगी।
कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन इसका बहुत बड़ा हाल है। फिर हमारे यहाँ ना हम खुद सेमी डॉक्टर हैं, पीरियड्स का इशू शुरू हुआ नहीं तो ये प्रोमेटाइन लेनी है, हम वो सारा लेना शुरू कर देंगे। ट्रांसमिन इंजेक्शन हम बगैर रिकमेंडेशन के ले रहे होते हैं, रिकमेंडेशन भी नहीं हमने कराई होती, बस हमें पता है जी हो रहा है तो ट्रांसमिन इंजेक्शन लेने हैं। तो ना वो बात ये है कि एज वाइज, आपकी बॉडी वाइज, आपकी इम्यूनिटी वाइज हर चीज की डोजेज हैं। अगर आप उसको वो डोज करते हैं, आप समझते हैं, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, अब उनको मैंने बोला कि अपने 5 ड्रॉप्स लेने हैं, वो पता है क्या करेंगे, 30 ड्रॉप्स लेंगे और कहेंगे मैडम 30 ड्रॉप्स लेते हैं, क्यों लेते खुद 30 अपने ड्रॉप्स। घर में रखकर खा लेते। हाँ, तो वो ये ट्रू, चीजें भी डिस्टर्बेंस है। फिर औरतों में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है। जरा देखें, औरतें मल्टीटास्क होती हैं, मर्दों को एक टास्क है ना, ऑफिस गए हैं, ऑफिस में जाकर ऑफिस का एक ही काम है जो उन्होंने तवज्जो से करना है, फिर वहां से फ्री होना तो उन्होंने सोचना अच्छा मैंने घर जाना, मैं ये करूंगा। लेकिन औरतें दिन में मल्टीटास्क होती हैं, बच्चे भी छोड़ने हैं, बच्चों को यहाँ भी देखना है, खाना भी पकाना है, कपड़े भी धोने के, सफाइयाँ भी करनी है, सास ससुर को भी देखना है, मल्टीटास्क होती हैं। उनका स्ट्रेस लेवल जो उनसे है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। शोहर को भी देखना है। हाँ, अभी शोर को भी देखना है, ठीक है। तो उनकी उसकी वजह से ना, इन तमाम चीज़ों की वजह से उनको जो है पित्ते की पथरियाँ फिर ज़्यादा होती हैं, ये चीज़ है। फिर रिलैक्सेशन नहीं ना औरतों के पास, क्योंकि तारीफ तो हमारी किसी ने करनी नहीं होती। किसी ने हमें ये नहीं कहता शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया आज, वो तो हमें किसी ने कहना नहीं होता। तो बिल्कुल स्ट्रेस ऐसे ही लेवल है, इसलिए औरतों में ऐसे बहुत ही है। ज़्यादा होता है। शाबाश क्या मर्द को तो ये होता है ना कि औरत शाबाश दे देती है, पर औरत को शाबाश देने वाला कोई नहीं एहसान होता। फरामोश कम्युनिटी, हमारा मर्द मुआशरा औरत के एहसानों हाँ, को जो है ना वो एक तरफ डाल देता है। ये सारे एहसान है अल्लाह ताला की नजर में जो औरत आप लोगों के लिए कर रही होती है। इसलिए मैं अच्छा मैं कहती हूँ औरतें ये ना समझें कि औरतें बहुत पावरफुल हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़े दर्जे दिए, हम औरतें खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें तो करें, और हम बहुत सारी जो सजाएं ना अपनी गलतियों को जो तो भुगत रहे होते हैं, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। जो काम आप लोग कर सकती है ना वो बहुत बड़ा काम है। देखिए, औरत चाहे तो घर और बाहर दोनों संभाल सकती है, ये पावर अल्लाह ने मर्द को नहीं दी है, ये पावर अल्लाह ताला ने औरत को दी है। तो अच्छा औरतें खुदा हमारी का वास्ता है कि सारे का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा हमारे यहाँ ना ये मतलब टॉपिक से रिलेटेड भी है, लेकिन टॉपिक से हटकर भी मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ख़वातीन की ये सोच होती है कि सैक्रिफाइस करना उनको सिखाया जाता है, और वो इस हद तक उनकी जो है ना फ़ितरत में ब्रज बस चुका होता है कि कोई उनको इग्नोर कर रहा है, कोई उनको डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, कोई उनको बिल्कुल एप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो वो ये गम भी अपने दिल में लेके ना कि हमें एप्रिशिएट करना पड़ेगा इनको, और उसको ये समझती है कि थोड़ा सा और अपना ख्याल ना रख के, अपना ख्याल ना रख के वो ये दिखाएं कि देखो हम कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो अब तो मान लो खिदमत को, तो कोई नहीं मानता खिदमत को, किसी को इतना वक्त नहीं है, खासकर जो आपका शौहर होता है उसको इतना वक्त भी नहीं होता कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं, आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, उस बेचारे को इतना वक्त नहीं होता अपनी मसरूफियात में से सारे दिन के, क्योंकि वो पत्थर तोड़ के बाहर से आए हुए होते हैं, सॉरी टू से, और घर आकर उनको अपने सारे जो है ना वो पूरे मुल्क के सियासी मामलात संभालने होते हैं, वजीर आजम को उनको जो है ना सारे मशवरे देने होते हैं, तो सियासी हालात की जानकारी रखनी होती है। तो बेचारे को तो ये भी नहीं पता होता कि आपने खाना खाया नहीं खाया, कितने दिन से नहीं खाया, कितने दिन से सही से नहीं खाया, कितने दिन से आप सोई नहीं। तो सेक्रीफाइस ना करें अपनी हेल्थ का, क्योंकि सबसे पहले देखिए अल्लाह ताला ने कहा है कि सबसे पहले आपने अपना ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का आपने उनको जवाब देना है। आप अपना ख्याल रखेंगी तो दूसरे आपका ख्याल रखेंगे। हमारी ये गलत सोच है कि नहीं हम सेक्रीफाई करेंगे, हम उनके लिए ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, उनको एहसास होगा, किसी को कोई एहसास नहीं होगा, कोई एहसास नहीं होगा। तो ये ये हमारी आपने जबरदस्त बात की है। मैं आपको एक बात बताऊं, औरतें ना अक्सर सस्ती सवरती से इस वजह से नहीं, हम मुझे किसने देखना है, भाई कोई ना देखे, हमने अपने आप को नहीं देखना होता, खुद ही अपने आप को बंदा पहन के अपने आप को खुश नहीं हो सकता, कोई जरूरी है कोई हमें देखेगा तो पता चलेगा। तो ये तो ऑब्वियस हमारी अपनी जात की खुशी के लिए कि हमें अपने लिए भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, ये जरूरी है हमें दूसरों के लिए अच्छा लग रहा है, हमें अपने जात के लिए भी अच्छा लगना है, तो अपनी जात को अच्छा लगा करें, सबसे अच्छा पहले हम मोहब्बत आगे खुद से करें। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े से ना मैसेजेस दिखा दूं स्क्रीन पर। मुनीबा अरशद ने कहा है गुड, कीप इट अप, थैंक यू मुनीबा।
शफ़क़त अली कुरैशी साहब फेसबुक पे इन्होंने जो है हमें कमेंट किया है, गुड जॉब, थैंक यू शफ़क़त साहब, अगर अभी भी देख रहे हैं तो शुक्रिया बहुत-बहुत। उसके बाद फिर यूट्यूब पर मैसेज हैं रूही, हेल्दी हब रूही हैं और सलाम करें जी, वालेकुम अस्सलाम। इफ़त एंड सनोबर दोनों को सलाम किया। सनोबर थैंक आप यू मैम रूही, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम सलाम मैम। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा टॉपिक है, शुक्रिया रूही एप्रिशिएट करने का। और ये सारे टॉपिक्स, और मैं बड़ी मुतमईन रहती हूँ, मैं पता है पूरा हफ्ते बड़े मजे में रहती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है रूही ने ना मुझे वो सॉरी रूही कह रही हूँ, रूही का वो था सनोबर ने ना मुझे प्रोग्राम के या तो फौरन ही इधर प्रोग्राम खत्म होगा और उधर उनका मैसेज आ जाना, इफ़त अगले हफ्ते जो है ना हमारा ये प्रोग्राम होगा, ये मेडिसिन होगी, ये सारा कुछ ठीक है, सारा पका पका है, ये मेरी झोली में डाल देती है, मैंने सिर्फ जो है ना तैयारी करके आके बैठ जाना होता प्रोग्राम करने। तो इसलिए मेरे लिए बड़ा वो होता है कि बड़ा पुरसुकून प्रोग्राम होता है ये मेरे लिए कि सारी जो वर्किंग होती है ना वो सनोबर की होती है कि क्या टॉपिक है, क्या मेडिसिन वो करनी चाहिए। सप्लीमेंट के बारे में मैं पूछ लेती हूँ कौन सा सप्लीमेंट, वरना वो अक्सर खुद ही बता देती जी। तो आगे सही, चलते अब हैं हम आ सनोबर। जाते हैं आज की मेडिसिन की तरफ आ जाएं। बिल्कुल। आज की मेडिसिन है जी यूकलिप्टस क्यू। ठीक है, यूकलिप्टस इसको आम ज़बान में क्या कहते हैं? सफेदी के पत्ते, सफेदे के पत्ते। सफेदे अच्छा। का दरख्त होता है, उसके जो पत्ते होते हैं उसका मदर हाँ, टिंचर है, उसका ये अर्क बचपन है। में बड़ा अच्छा, ये सुनती थी मैं मेडिसिन गाने। चुनने का एक वजह है कि अब मौसम भी चेंज हो रहा है और अभी वायरल हुआ है बच्चों में, नज़ला जुकाम बुखार वगैरह में। हम्म। तो आप लोग इसको लें और सफेदे के बच्चों को पत्ते स्टीम इसकी छानने दें। बनते थे जी बिल्कुल, है ना। हाँ। ना बिल्कुल जो सांडे बनते थे। तो इसका ये आप ले और लेके बच्चों को स्टीम देनी है ना, जो आपने नेबुलाइज करना है वो इसके साथ करें। ठीक है, वाटर जो ओह, पानी है, थोड़ा सा नेबुलाइज। पानी लेके आप उसके अंदर इसके 30 ड्रॉप सिर्फ डाल दें और उसकी हाँ। स्टीम देना दें। ये आपके जो सीने की नालियां ना हमारे, वो बड़ी जबरदस्त रेशे से साफ करता है ये। अगर बच्चे को बिल्कुल सांस बंद हुई हो, उसे सांस लिया भी नहीं जा रहा, नाक जा रही है, निमोनिया वाले का अटैक उसको हुआ है, स्टमक अटैक हुआ है, तो आप इसकी स्टीम उसको दें या उसको उसमें डाल के दें, तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और छोटे बच्चों को अब यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो इट्स अ बेहतरीन जो है ना फर्स्ट एड है जो आपके पास घर पड़ी हुई, आप आराम से को दे सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ठीक है, और इसकी आपको पता खुद खुशबू, बहुत पंजन खुशबू होती है ना, तो ये इस स्टीम के लिए ज्यादा बिल्कुल यूज की जाता है, ऐसी हेयर होती है, भी मुझे कम याद होती है। आ रही है थोड़ी थोड़ी हाँ, बचपन की। बड़ी पंजन हाँ। सी खुशबू होती है। तो वो बजाय के आप इनटेक बच्चों को दें, आप इसका ना बच्चों को स्टीम दें, तो ये इंशाल्लाह बड़ा जल्दी, मैंने कोरोना में ना कई लोगों को ये यूज स्पेशली करवाया था जिनकी बहुत अच्छा। ज्यादा कंडीशन ऐसी थी, तो उसमें हाँ, उनको यूज सांस लेने में करवाया था। तकलीफ होती कोविड जब तकलीफ हुआ होती था। है ना, तो वो प्रॉपरली जो उनसे बड़ा अच्छा ये नरिश करता है अंदर। मुझे बड़े ज़बरदस्त बात ये है कि अंदर तक आपकी अलविलाएँ जो होती हैं, जो खजूर के गुच्छे हम बड़े साइंस पढ़ते थे तो उसमें पढ़ते थे कि लंग्स के जो खजूर के गुच्छे होते हैं, एयर सैक्स जिनको कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक जाकर ना ये उनको साफ भी करती हैं और जो उनसे उनको खोलते भी हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में बड़ी आसानी होती है और आपको सर्दी से ही बचाते हैं। नेक्स्ट वीक अच्छा में आपने। बताऊंगी कि सर्दी से और नमूने से बचने के लिए मेडिसिन कौन सी यूज करनी है, बिल्कुल। वो नेक्स्ट वीक है। हाँ। अच्छा, आपने हाँ, न्यूबलाइज का वर्ड यूज किया है, मुझे क्या बताएं न्यूबलाइज। न्यूबलाइज जो करना पड़ता है बच्चों को, अक्सर बच्चे जो है वो एस्टेमिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये यूज किया जा सकता है क्योंकि बिल्कुल किया मतलब जा सकता है। करना भी बड़ा तकलीफदा अमल होता है और हाँ बच्चे बिल्कुल ऐसे ही है। परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हाँ, जब न्यूबलाइजेशन होती है तो। बहुत अच्छे, ये ना आप उनको इसको भी दे, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है नोबलाइज में। अच्छा। अब वो तो तो ऐसे ये बच्चों को आप प्रॉपर ट्रीटमेंट होम्योपैथी का दें, उनकी जड़ें खत्म हो जाती, बच्चे भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन एमरजेंसी की तो मैं नबलाइज करना, आप इसके थ्रू नबलाइज करना बच्चों को, मेरा ये इस्तेमा बहुत पता है अच्छे आपको है। किससे खत्म हुआ? मेरा इस्तेमा जो है खत्म हुआ है माशाल्लाह से कॉर्डिसेप से। कॉर्डिसेप को तो खैर मुकाबिल कोई नहीं है ना। कॉर्डिसेप से, ओहो मेरी ना। भी एक बड़े महीने से टीबी की एक पेशेंट चल रही थी,
उसके लंग्स की बड़ी कंडीशन खराब थी। आज रिपोर्टें करा के ये कहती मैडम मेरी रिपोर्टें क्लियर है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको पता है वो होम्यो मेडिकेशन के साथ उसको कॉर्डिसेप और रेगुलर मैंने रेगुलर चलाए हैं। वो अल्लाह का शुक्र है, बहुत सेटल का करम है। तो बात ये है कि जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह उनका रिजल्ट उनको दे देता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए हम डीएक्सिन के प्रोडक्ट की तरफ। ये जरा डिस्क्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमेशा जो आप मेडिसिन दिखाती है उसमें कोई ना कोई उसकी वैल्यू लिखी हुई होती है। हाँ, ये है मदर टिंचर, ये बेसिकली इसको क्यू कहते हैं। ये मदर टिंचर है, यानी डायरेक्ट अर्क है उसका, सफेदे के पत्तों का डायरेक्ट अर्क है ये। हाँ, डायरेक्ट अर्क है उनका। अच्छा, तो ये डाइल्यूटेड नहीं आता, ये मदर टिंचर में ही आता है? नहीं, डाइल्यूटेड आते हैं, लेकिन डाइल्यूटेड क्या जो आपने स्टीम के लिए यूज करना है वो आपने मदर टिंचर यूज करना है। ओह, यानी घर में हमें ये मदर टिंचर यूज करना है, ठीक है। क्योंकि जो उसमें डायरेक्टली यूज किया जाता है वो तो फिर सिम्टोमेटिकली करना पड़ता है ना, वो जैसा पेशेंट है उसको देना पड़ता है। तो ये कि हर एक के लिए, हर एक के लिए, हाँ, जो हर एक जो सा विदाउट जो हमें डॉक्टर के बगैर डॉक्टर बनने का शौक है ना, तो हम ये पूरा कर सकते हैं इसके साथ। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। पानी में कितने पत्रे डालने हैं स्टीम के लिए? ये 30 ड्रॉप्स, ठीक है। 30 स्टीम आपकी 30 ड्रॉप्स, हाँ, पानी के अंदर आप 30 ड्रॉप्स डालें, उसकी स्टीम ने उसको नेबुलाइज करें, जैसे आपको इजी लगता है वैसे करना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये मदर जरूर रखें। घर में नेबुलाइजर रखते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल, जो है वो पोर्टेबल, क्योंकि बच्चों को होता है जाहिर प्रॉब्लम, और वेदर चेंज होता है सर्दियों में तो अक्सर देखा है 3-3 4-4 दफा जो है बच्चे लेके भागते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को भी जो है अगर वो हार्ट पेशेंट हो तो उनको हो जाता है नेबुलाइजेशन की जरूरत। बिल्कुल हो जाता है, और उसमें ये देश के बड़े अच्छे रिजल्ट है उसके अंदर। तो उसमें फिर ये क्या पोर्शन होगा पानी के साथ? तो पानी जितना भी आप डालो उसमें बस 30 ड्रॉप्स यही यूज करने हैं आपने। आप 10 ml यूज कर रहे हैं, 20 ड्रॉप्स, हाँ, ये काफी होते हैं 30 ड्रॉप्स ना, ये 30 ड्रॉप्स इज एनफ, ठीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डीएक्सएन की प्रोडक्ट की तरफ। डीएक्सएन के 2 प्रोडक्ट्स हैं। कॉल कर दूं देखने वालों को कि ये जो है ये फर्स्ट एड के तौर पे बताई जाती है मेडिसिन, जो आपने इंतहाई बिल्कुल इब्तिदाई निगहदाश्त की सूरत में इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसके बाद आपने आराम से बैठना नहीं है, डॉक्टर के पास पहुंचना है। राइट सनोबर? बिल्कुल ऐसे ही है। ये बिल्कुल फर्स्ट एड के लिए बताई जा रही हैं, इनको सेल्फ डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है। तो होमियो की कोई भी मेडिकेशन सेल्फ डॉक्टरी पे की भी नहीं जा सकती, ये भी मैं आपको बता दूं। मेहरबानी फेसबुक से यूट्यूब से लोगों की सुन के चीजों को इस्तेमाल मत करें। होम्योपैथिक मेडिसिन के चाहे साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इट्स अ मेडिसिन। हाँ, मैंने देखा है कुछ लोगों के पास जो है ना वो इतना सा कोई ना किताबचा मिलता है, उसमें सारी ढेरों जो है ना वो मेडिसिन के नाम होते हैं होम्योपैथी के, वो रख लेते हैं और खुद को भी वो यूज करते हैं, दूसरों को भी वो डॉक्टर बन के यूज कराना शुरू कर देते हैं होम्योपैथी का। तो उनके लिए क्या आप और उनके जैसे लोगों का मतलब क्या आप मशवरा देंगी उन लोगों को? वो तो नहीं सुधरेंगे। मैं मशवरा ये दूंगी कि अगर होम्योपैथी आसान होती ना तो आप लोगों को किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। तो प्लीज होम्यो मेडिसिन जो से विदाउट एनी कंसल्टेशन किसी से स्पेशली तौर पे आप बैठ के केस चेकिंग नहीं करवाते, वो डॉक्टर की कॉज मालूम नहीं करता, तो किताबों से पढ़ के मेडिसिन को इस्तेमाल मत करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। होम्यो मेडिसिन ही है, ठीक है। नो डॉक्टर के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन हमारी होम्यो मेडिसिन का जो प्रूविंग है ना वो यही है कि जो बीमारी आपके जिस्म में नहीं होती वो पैदा कर दी जाती है, ठीक है, उससे हमारी प्रूविंग बनती है। तो आप लोगों को आइडिया नहीं होता ये मेडिसिन आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, आप उसके लिए जा रहे होते हैं, जो बीमारी नहीं होती वो भी पैदा हो जाती है, ठीक है। फिर आप लोग कहते हैं लो जी मैंने तो होम्यो दवाई दी थी तो मुझे ये हो गया, तो आपने रिकमेंडेशन बगैर ली क्यों, ठीक है। और ये भी मेरे पास रखेगा होम्यो मेडिसिन की गलत सिलेक्शन, गलत यूज का जो साइड इफेक्ट है वो दुनिया का कोई इलाज नहीं उसको कर सकता सही। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है ना आके आपको दावे दे देते हैं ना, अभी मैं देख रही थी वो एक डॉक्टर साहब बड़े जैसे मैं जी आपको 4 दवाइयां बताऊंगा, आप खाओगे पित्ते की पथरी खत्म हो जाएगी। मैंने कहती आसानी से खत्म हो जाती तो और क्या चाहिए था। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ना प्लीज इनको रेकमेंड नहीं करें।
फेसबुक के थ्रू मेडिसिन सुन के, आपकी एक शख्सियत है, उस शख्सियत की बेस पे जो आपका मेडिसिन सिलेक्ट होगी, वो मेडिकेशन आपको आराम भी देगी, आपको तकलीफ से भी निकालेगी और आपको अगले मसाइल से ही बचाएगी। तो होम्यो मेडिसिन कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसको आप जनाब रेकमेंड करें और आपके जगह मैं ले लूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, जितने बड़ी दूसरे अहम बात। इश्तेहार, जी जी, प्लीज कंप्लीट करें। दूसरे भी जो कंपनीज के इश्तेहार आ रहे होते हैं ना कि ये फलां के ड्रॉप्स इसके लिए ले, फलां ड्रॉप्स उसके लिए नहीं, तो उसमें भी वो ट्रीटमेंट ऐसा ट्रीटमेंट हो जाता है, दवाई आप खाते रहेंगे, आप ठीक रहेंगे, छोड़ देंगे तो फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो होम्यो में ऐसे नहीं होता। होम्यो का क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो मेडिसिन से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया, दवाई छोड़ने में भी आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन होम्योपैथी की तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर कोई करता है तो ये उसकी अपनी नाकामी और जहालत है। ठीक है, तो इसलिए हम ये आपको जो मेडिसिन बता रहे हैं फर्स्ट एड बता रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ ये फर्स्ट एड मेडिसिन है। कम से कम ये मेडिकेशन लेके आप बच्चों के पास किसी भी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो बच्चों को साइड इफेक्ट नहीं हुए होंगे। तो अपने बच्चों को अच्छा साइड इफेक्ट से बचाएं। मासूम से अच्छा, बच्चे होते हैं बेचारे। हमारे यहाँ अक्सर पेरेंट्स की भी ये आदत है कि वो बड़े ही जो है ना, मतलब क्या कहूँ मैं, कि केयरलेस होते हैं बाज दफा। ठीक है, अब बिल्कुल। फर्ज करें कि घर में इस तरह की मेडिसिन रखी हुई है, और एलोपैथी भी जैसे घर में रखी हुई होती है, और उनकी इमरजेंसी पे एज अ फर्स्ट एड उन्होंने यूज किया, आराम आ गया, अब वो बैठ गए आराम से। इवन ये कि बच्चे को भी देने के बाद आराम आ गया, वो बैठ गए कि हाँ अब बस सही है, अगली दफा देखा जाएगा, अगली दफा फिर यही यूज कर लेंगे। इनके क्या नुकसानात होते हैं ये बताएं। देखिए वो ये होता है ना कि हो सकता है वक्ती तौर पे जो कंडीशन आई वो तो रिकवर हो गई। ठीक है, अब एज ए मदर उसको तो नहीं पता अंदर क्या पल रहा है। मुमकिन है कि जो चीज अभी उसको वक्ती तौर पे आराम आ गया, उसके बैकग्राउंड में कोई और चीज हो, और कुछ अरसे बाद वो बम की तरह फट के सामने आए। ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी आगू तागू तो कर लेनी चाहिए कि मैंने फर्स्ट एड के मुताबिक ये चीज ली थी, तो कॉज उसमें देखें। ये वही बात है कि एक सर दर्द है जी, आप जा रहे हैं, अब वो एक जैसे मैंबक से पेशेंट आते हैं सर दर्द में पेट्रोल खा के, जब बाद में डायग्नोज पता चलता उसको तो ब्रेन ट्यूमर से सर दर्द था। लोग घर बैठे क्या कर रहा था, सर दर्द हो रही, डिस्प्रिन खा ली, पैनोल खा ली, डिस्प्रिन खा ली, पैनोल खा ली, हाँ, और बाद वो में पता बढ़ता चला गया जी कि तो बढ़ता ब्रेन गया। ट्यूमर था। तो यही अगर वो कंसंट्रेशन कर लेते तो ऑन टाइम वो डिजीज डायग्नोज हो जाता, ऑन टाइम ट्रीटमेंट हो जाता। हम भी चीजें बिगाड़ने के बाद अब हम उस स्टेज पे ना कहते हैं कि सस्ता इलाज हो जाए, तो जी उस स्टेज पे सस्ता इलाज नहीं होता, चाहे वो एलो है चाहे वो होम्योपैथी है। जब आप इतना चीज बिगाड़ कर आते हैं तो आपको ज्यादा ट्रीटमेंट भी वैसी मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो जहां आपको एक दवाई से आराम आया तो आपको 10 दवाइयां भी देनी। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसीलिए बार बार डिस्कस कर रहे होते हैं। सनोबर अभी वापस आ जाएंगी इंशाल्लाह, नेट का कोई इशू हुआ होगा। तो हम बार बार इसलिए ये बता रहे होते हैं कि ये मेडिसिन घर में रखने के लिए कि जो नुकसान हो सकता है आप उससे बचाएं उस वक्त, इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इन द मीन टाइम आपके पास जो है कोई ऐसा हल हो उस सिचुएशन से बचने का, क्योंकि असल वो सिम्टम थे। ठीक है ना, आपको नहीं पता कि उस सिम्टम की कॉज क्या बनी है, क्या वजह बनी है, क्या अंदर सिस्टम में ऐसा कुछ हो रहा है, इम्बैलेंसमेंट या इन्फेक्शन या कोई डिजीज प्रोड्यूस हो रही है जो कि बड़ा ही नुकसान पैदा कर सकती है। तो उसकी वजह से जो है ना, आपने ये सिर्फ इन द मीन टाइम यूज करना है और फौरन आपने पहुंचना है डॉक्टर के पास। जरूर पहुंचे ताकि वक्त पे डायग्नोज हो सके बिल्कुल जो ऐसे हमने बच्चे की फॉर्म हालत पकड़ थी। डॉक्टर अच्छा के पास। अच्छा सनोबर, यहाँ पे एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी। हमारे यहाँ अक्सर जो है एक सोच पाई जाती है कि ना, नहीं, अगर तबीयत संभल गई तो डॉक्टर के पास जाने का क्या फायदा होगा, डॉक्टर को तो उस हाल में दिखाएंगे, उस तकलीफ में चीखे मारता, चाहे वो दिल का दौरा पड़ रहा हो, लेकिन वो चीखे मारता हुआ पहुंचना चाहिए, भले वो बीच में ठंडा हो जाए बंदा, लेकिन डॉक्टर ने वो हालत देखनी तो वो डायग्नोज कर पाएगा। क्यों भाई, डॉक्टर हकीम है कि वो नब्ज देखकर जो है वो करेगा, और नब्ज थम जाएगी तो वो डायग्नोज नहीं कर पाएगा। तो ये सोच बड़ी गलत है कि इसी चक्कर में हम फर्स्ट एड नहीं देते कुछ भी, बस डॉक्टर क्या पहुंचना है, और डॉक्टर क्या पहुंचते पहुंचते तक क्या नुकसान हो जाए हमें नहीं पता चलता। तो ये नहीं जरा पता चलता, गाइड। बिल्कुल ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऐसे नहीं होता। देखो डॉक्टर डॉक्टर है, उसने उसको इतना पढ़ाया होता है, उसको स्टडी की होती है,
उसको आइडिया हो जाता है कि प्रॉब्लम हुआ तो ये क्या था और क्यों हुआ, ठीक है, उसको बिल्कुल देखा जा सकता है। और आप प्लीज अपना ये सही कंडीशन और डॉक्टर के पास पहुंचे ताकि वो आपको बता सके। फर्स्ट एड इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बाज़ औक़ात हम लोग उसमें होती हैं, चोट लग जाती है, चोट के इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हमें पता तो नहीं है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हाँ, आप मेडिसिन इंटरनल लेकर वहां पहुंच गए तो डॉक्टर जोन से है वो आपको डायग्नोज तो कर लेगा ना कि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है। हम बिल्कुल लोग क्या बिल्कुल। करते हैं कि हम लोग बिल्कुल देख ही नहीं होते, इन चीजों को मालूम नहीं कर रहे होते ना। तो ये है, इसलिए आपको वही बात है, फर्स्ट एड के बाद डॉक्टर के पास लाजमी जाए ताकि वो डॉक्टर है, वो आप आम बंदा नहीं है, उसको पता चल जाएगा आपको प्रॉब्लम क्या है। उसके सामने आप नहीं भी चीखेंगे तो भी से मालूम पड़ जाएगा कि मुझे तकलीफ क्या थी, ठीक है। और बिल्कुल। उसका कोई ना कोई सदबब आपको लाजमी करके देगा। तो वही अच्छा बात है, एक मुजाहिद बड़ी पंकज, मशहूर प्रोवर्ब है, एक बड़ी जी जी मशहूर प्रोवर्ब है, स्टिच ऑन टाइम सेव्स नाइन, यानी एक टाइम पे लगाया हुआ टांका हजारों को बचा लेता। तो अपने आप को बचाएं। जी, बिल्कुल। तो क्वेश्चन आए हैं। नहीं जी, क्वेश्चन भी है। मुजाहिद मंगश भाई आ चुके हैं और सलाम करें जी। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह मंगश भाई। रूही ने सवाल पूछा है कि सनोवर, मेरा सवाल है, आपके किसी पेशेंट का गाल ब्लैडर स्टोन रिमूव हुआ है क्या? बिल्कुल ऑब्वियसली हुआ है, बेताशा हुआ है कि एक पेशेंट थोड़ी है, कितनी लाइन की लिस्ट लगी हुई है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। मैंने बताया लिक्विफाई हो जाते हैं ना, अच्छा, नरम उनमें हो जाएंगे, वो मिनिमम, बाइल अपने। वो जो पेशेंट है गाल ब्लैडर के जिनका जो है रिमूव हो गया ट्रीटमेंट से, मिनिमम और मैक्सिमम उनका जो मतलब जो इन्फेक्शन का टाइम था, गाल ब्लैडर स्टोन बने हुए, किस स्टेज पे आए थे वो एक तो पेशेंट जो है ना, जो मैं आपसे वो केस शेयर करूंगी, जिनकी स्टेज उनको कुछ 4-5 साल से वो मेडिसिन खा रहे थे और इसी की, और वो उसकी शिकायत यही थी कि मैं चिकना ही नहीं खा सकती, चिकनाई खाती हूँ तो मुझे ये मजीद स्वेलिंग को पेन शुरू हो जाता है, ठीक है, तो मैं करती रहती हूँ। तो उसकी जो है ना, वो उसकी 20 mm की थी, उसकी जो है वो 20 mm की थी, लेकिन उसको पेन क्योंकि कभी कभी होता था, तो इसलिए फिर हमने से कहा था मेडिकेशन ले लो उसको। तो उसको 6 महीने में आराम आया था, 6 महीने बाद जो रिपोर्ट उसकी आई थी वो क्लियर थी, 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स उसने रेगुलर मेडिसिन खाई है। ये है अच्छा। कि जो सिम्टम्स हैं वो तो साथ ही क्योर होना शुरू हो जाती है ना, चिकनाई भी ले सकती हैं, दर्द भी खत्म हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन वो लिक्विफाई होने में टाइम लगता है ना, वो लिक्विफाई होने में जो टाइमिंग लगती है, तो उसको पूरा प्रॉपर जैसे 6 मंथ्स लगे थे, जाहिर अच्छा, था भी यानी 20 mm। दर्द पहले खत्म हो जाएगा, सिम्टम्स पहले, हाँ यानी उल्टियां वगैरह हाँ रुक जाएंगी, ये हाँ, रुक तकलीफें जाएंगी। खत्म हो हाँ, जाएंगी। और अगर ये नहीं रुक खत्म, रही होंगी, इट्स मीन कि ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है केस, बढ़ चुका है। और इसको हाँ, फिर आप ऑपरेट करवाएं, रिमूव फिर करवाएं, ऑपरेट ऑपरेट। करवाएं, फिर ऑपरेट करवाएं, सही। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हो तो इस दौरान आइडिया हो जाता है कि कितना काम अंदर चल रहा है और कहाँ तक हाँ। कंडीशन जो सी है वो अंडर कंट्रोल है। जहां हमें समझ आ जाती है ना कि अब ये जोन से है ना, ये मेडिसिन वाला काम नहीं है, फिर हम रिकमेंड कर देता है ऑपरेट करवाना, तो इन द वर्स्ट ठीक है। केस कितने दिन में कोई वर्स्ट केस भी आया हो आपके पास और बहुत ही टाइम उनका स्पेंड हो चुका हो, उनको इन्फेक्शन बढ़े हुए, ये स्टोन्स बने हुए, और कितने उनके भी जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हैं तो कितने दिन में ये सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं कि वॉमिटिंग जो है ये वो ना खत्म हो फिर जाती डिपेंड करता है, बाजू का जोन सा 2 days में भी हो जाता है, किसी का 15 days अच्छा। भी ले जाती है। हाँ, ओके। और मैं बताऊं बाजू का तो मैं आपको कोरोना के बड़ा मजेदार वाकया सुनाती हूँ। कोरोना के दौरान मैं क्लिनिक पे बैठी हुई थी, एक औरत चीखती हुई ना क्लिनिक से दाखिल हुई, तो मेरा स्टाफ भी घबरा गया, मैं भी उनके बाहर मैंने खाया करे पता नहीं क्या हुआ है। तो मैंने उसे बोला क्या बात है बीबी, क्यों चीख मार रही हो? कहती है मुझे बेतहाशा दर्द है, पंजाबन थी ना, ते मैं होली फैमिली तो होके आ गई हैं, मैं टीके भी लवाए ने, मेरी दर्द में आराम नहीं आंदा पिया। वो मैंने उसको चेक किया तो मैंने कहा ये तो इसको पेन हो रही है इसकी गॉल ब्लैडर की। वो खैर मैंने उसको मेडिसिन दी और उसको मैंने कहा आप यहाँ लेट जाएं, मैं आपको इमरजेंसी कुछ मेडिसिन देती हूँ। मैंने इमरजेंसी उसको कुछ मेडिसिन दी। आप यकीन करें 5 मिनट बाद वो उठ के नहीं बैठ गई। वो लड़के कहते मैडम ये झूठ बोल रही थी। अल्लाह ताला ने एकदम उसको शिफा दे दी, दर्द को फौरन आराम आ गया उसको। तो माशाल्लाह। इस तरह से भी केसेस होते हैं। रूही ने आगे भी पूछा है कि मेरी फैमिली में 2 लोगों को है, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, आगे ये बोलती है
रुई के आपने क्या डीएक्सन प्रोडक्ट से ठीक हुआ या मेडिसिन से? दोनों ही दिए होंगे जाहिर है। दोनों। मैं बताया क्या, डीएक्सिन प्रोडक्ट से भी हो जाता है। हम जहाँ पे फर्स्ट कर, मेरे पास जैसे यूके का पेशेंट होगा तो हमें मेडिसिन भेजे, प्रॉब्लम होती है ना, फिर हम उन्हें वहां से कहते हैं गैनोडर्मा शुरू कर दें, मोरेंजी ले लें, ठीक है ना। तो वो सिर्फ उससे भी हो जाता है, होम्योपैथी मेडिसिन से भी हो जाता है, सिर्फ होम्योपैथी। देखिए डीएक्सिन प्रोडक्ट तो मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ ना, होम्यो मेडिसिन तो मैं 25 साल से यूज कर रही हूँ। डीएक्सिन प्रोडक्ट का तो मुझे बेनिफिट ये है कि लाइफस्टाइल जहाँ पे लोग चेंज नहीं करते ना, तो लेमन सी लेते रहते तो उनको नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होता। मुझे इसका ये बेनिफिट है। हाँ, दूसरा मुझे डीएक्सी का बेनिफिट ये है कि जब मैं उसको गैनोडर्मा साल लगाती हूँ या मैं कोई प्रोडक्ट गैनोडर्मा की लगाती हूँ, तो वो ट्रीटमेंट जो 6-7 माह या 8 माह लेना होता है ना, वो ट्रीटमेंट थोड़े से में हो जाता है। ये बेनिफिट है। जाहिर है ऑल्टरनेटिव जो है सप्लीमेंट्स हैं, हाँ, बूस्ट करते हाँ, हैं इम्यून बूस्ट सिस्टम को, करती तो है, जल्दी जाहिर है वो बिल्कुल। हील होता है। साथ में आपको हाँ, मेडिसिन भी मिल रही होती हैं, और जाहिर है बहैसियत डॉक्टर आप होम्योपैथी की मेडिसिन देते हैं, मरीज भी आपसे होम्योपैथी मेडिसिन ही लेने आते हैं, साथ में आप डीएक्सन देंगी। मेरे पास बताए कितने जब मैं उनको रेकमेंड करती थी लोगों को कि आप ये डीएक्सन की प्रोडक्ट लें, स्पायरोलिना की, एक दफा ये हुआ कि एक पर्सन को मैंने बताया, उन्होंने मंगवाई, और जब उन्होंने मंगवाई तो उनकी एक जानने वाली आई उनके घर मिलने, उन्होंने मुझे बताया जिनको मैंने मंगवा के दी थी स्पायरोलिना, कह ली मेरी एक जानने वाली आई और उन्होंने कहा कि मैं जो है ना 5-6 साल पहले मुझे जो है ना पता नहीं क्या मर्ज हुआ था, अब तो मुझे याद नहीं, इस वाक़े को भी 5-6 साल हो गए। तो उन्होंने कहा कि वो जो खातून थी वो कहीं किसी वजह से बीमार हुई थी, वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने एलोपैथी डॉक्टर ने उनको स्पायरोलिना दवाओं के साथ लिख कर दी थी, और जाहिर है वो उन्हीं की फार्मेसी से दवाएं जाहिर है लेनी थी उन्होंने, तो वहां पर उन्होंने रखी हुई थी स्पायरोलिना। तो वहां से उन्होंने कहने लगी ये तो मैं दवा जो है देखते ही बोतल पहचान गई कि तो मुझे भी मेरी डॉक्टर ने लिख के दी थी। मैंने कहा देख लो, आप लोग, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम रेकमेंड करते तो आप लोग जो है समझते हो पता नहीं हम क्या वो कर रहे हैं, जो नहीं अच्छे यार, मैं आपको नेचुरल बताऊं, डॉक्टर। हमारे काफी न्यूरो सर्जन हैं यहाँ पिंडी में। वो लोग न्यूरॉन्स की रिकवरी के लिए लाइंसमैन टैबलेट का रेगुलर इस्तेमाल करवाते हैं। ये दैट्स हमारे ग्रेट। पिंडी में सदर एक बहुत बड़े डॉक्टर बैठते हैं न्यूरो के ना, तो उनके पास में वैसे ही विजिट करने गई किसी सिलसिले में, तो मैंने देखा कि वो जनाब एलोपैथी मेडिसिन, होम्यो मेडिसिन प्लस उन्होंने लाइंसमैन टैबलेट रखी हुई, तो लाइंसमैन टैबलेट देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। मैं कहा, जबरदस्त। सर आप ये भी यूज करते हैं? तो कहने लगी क्या करूं, एपिलेप्सी इसके बगैर ठीक नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है ना, तो तो ये जाहिर बात है। है देखिए हर चीज को बूस्ट करना है, डॉक्टर का काम है कि आप जो है वो सेहतमंद हो, सेहतमंद। बिल्कुल, जाहिर है हर मरीज चाहता है कि वो जल्दी सेहतमंद हो और देर पा सेहतमंद रहे, तो रहे उसके लिए बिल्कुल। डॉक्टर्स, जिसको हम यहाँ पर डॉक्टर्स की टर्म में उनको समझाने के लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का जब कहते हैं कि ये हेल्पिंग मेडिसिन हम्म, है, मेडिसिन की हम्म, हेल्प करने वाले सप्लीमेंट्स नेचुरल जो कि बूस्ट कर देते हैं इम्यून सिस्टम को, जिसकी वजह से मेडिसिन भी तेजी से काम करना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपकी बॉडी का एक अपना हीलिंग सिस्टम है ना। उस बॉडी के हीलिंग सिस्टम को जो सा है वो कुछ ना कुछ चाहिए, उसके बगैर तो ये हो नहीं सकता ना। इसलिए मासूमा क्या कह रही है? मासूमा कह रही है कि पहले तो सलाम मासूमा को, और सनोबर कैन यू प्लीज ब्रिंग टेस्टिमोनियल्स ऑफ योर पेशेंट्स फ्रॉम डे, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कुछ जो है कम टू यू, अब शायद प्रोग्राम में लाने का बोल रही है उन टेस्टिमोनियल्स को, तो ये तो मुश्किल है क्योंकि जाहिर है वो फैमिलीज या जो जिसका इलाज हुआ होगा वो बहुत जाहिर है हाँ, यूट्यूब पे नहीं तो नहीं लोग है। नहीं चाहते हैं कि हमें ना पता चले। There's always ये heard that stone cannot be removed with medicines, क्योंकि बिल्कुल और एलोपैथी में यही कहा जाता है कि गाल ब्लैडर से क्योंकि रास्ता नहीं होता निकलने का, और कोई स्टोन मतलब वो जाहिर है कहीं से आकर पत्थर जमा नहीं हो गए होते, या कोई जो है जैसे कि मसाने में होता है कि जी वो हजम गैर हजम शुदा जो है गजा थी और वो रखे रखे बैठे बैठे जो है स्टोन्स बन गए या कुछ हो गया, तो गाल ब्लैडर में तो ऐसी कोई जगह नहीं होती, पित्ते में स्टोन्स वहीं के बाइल से बनते, तो वहां से वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं होता।
कि वो निकल सके। तो ये चीज आपने बिल्कुल सही सुनी है। लेकिन होम्योपैथी की दवा जो है वो क्लेम करती है कि वो उन स्टोन को नरम करके दोबारा लिक्विडाइज, क्योंकि देखिए वो बाइल जो होता है उसका वो लिक्विड होता है, वो लिक्विड जो है नमक होता है बाइल के अंदर, वो अगर नमक कम हो जाए तब भी ये होता है कि वो स्टोन्स बन जाते हैं, क्रिस्टल बनकर वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं, और वो जितने दिन रहेंगे उस वो चीज बैलेंस नहीं होगी तो जाहिर है वो बढ़ता जाएगा, स्टोन बन जाएगा। लेकिन जब उनको वो आई थिंक, मुझे नहीं पता, होम्योपैथिक में वो मेडिसिन जो है उनको वो चीज प्रोवाइड करना शुरू कर देती होंगी, जिसकी वजह से वो जाहिर नरम पड़कर वो लिक्विडाइज दोबारा फॉर्म में आ जाते बिल्कुल होंगे ऐसे और ही, निकल जाते होंगे। यू आर राइट, आप समझदार हैं, आपको पता है, आपने सही बात की, ऐसे ही होता है। वो लिक्विडाइज हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी वर्किंग शुरू कर देता है, ठीक है ना, इनकी वर्किंग रुक जाती है ना बेसिकली, वो उससे मौजूद हो जाते हैं। हाँ, एनी वही ऑफ बोल द रही है कि bring प्रोग्राम चले, testimonials करते हैं only कोशिश, आपके लिए भी the कोई काम करते हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स को शेयर करते हैं आपके साथ, फिक्र ना करें आप, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स में हाँ रिपोर्ट्स वगैरह ये है शायद कि वो हो चले किसी सकती की है, या कोई रिपोर्ट जो उनसे बंदा दिखा सकता है इनको, ये इस या सब की पूछ रिपोर्ट और लीजिएगा, आपकी रिपोर्ट है। अगर आपके पास कॉन्टेक्ट्स में हो वो पेशेंट्स, तो उनमें से शायद कोई आ भी जाए, लक है हमारी हम्म, कि कोई आ भी जाए, हाँ, तो वो जरूर आप बिल्कुल लेकर ऐसे ही, आइएगा, कोशिश कीजिएगा, वरना रिपोर्ट मिल जाए तो रिपोर्ट इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्योंकि मैं आपको बताऊं ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स डीएक्सन के टेस्टिमोनियल्स की भी हमको जो है सक्सेस स्टोरीज में मिल जाती हैं, और डीएक्सन लाइफ मैगजीन्स में आप अगर पढ़ेंगे तो वहां पर सक्सेस स्टोरीज में जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो रिपोर्ट्स के साथ मौजूद होते हैं बहुत जगहों पर। तो लेकिन ये कि टाइम स्पेंड होता है उनका, और अगर मिल सके तो सनोबर जरूर लाइएगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आज के जरूर, सप्लीमेंट की तरफ। जी, हाँ जी, आज का पहला जो सप्लीमेंट है वो हमारा है उजी टी, ठीक मेरे है, पास तो ये मैं उलोंग ये टी, वाली यूज करती हूँ, लाइट हाँ, इतनी ज्यादा है। ये मैं लाइट गैनोडर्मा और ऊलोंग ये भी टी को मिला देखिए के आपको बनाया गया है। ये वो लोग जो कहते हैं ना हम कॉफी लवर नहीं है, हम टी लवर है, ये उनके लिए है। तो आपका गैनोडर्मा की कैमरा जो बंद है, हो गया। हाँ हाँ, मैंने आ देखा, गया। वो हाथ लग गया मेरा। तो जो इन लोगों को टी चाय पीने का बहुत शौक है, वो फिर उलोंग टी पिए विद जो सा है गैनोडर्मा के साथ, इसकी ये चाय चाय बना के पिए, और ये बड़े मजे का कहवा बनता है, और इसको आराम से मजे से आप पिए। अब मैं इसके दीवानी बेनिफिट्स हूँ। पे आ जाए, तो गैनोडर्मा के बेनिफिट्स तो इसमें है ही है, वो हम सबको पता है, वो स्कैनिंग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, रिपेयरिंग करता है, डैमेज सेल को बॉडी से निकालता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो है ना, ये फैटी लिवर पे बहुत अच्छा काम करता है। जो लोगों के लिवर बहुत ज्यादा फैटी हैं, वो जो उनसे इसमें इसको इस्तेमाल करें। ओबेसिटी के लिए जो लोग ब्लैक कॉफी नहीं पीना चाहते वो इसको पिए, मोटापे के लिए। हार्मोन्स को बैलेंस करता है ये बहुत अच्छा, हार्मोन्स को बहुत अच्छा बैलेंस करता है ये उसी चीज जो है ना। तो इसके ये तीन चार बड़े बड़े बहुत ज्यादा फायदे हैं। रिलैक्स तो ये बॉडी का ऐसे करता है कि बंदे को मजा आ जाता है, कोई चीज पी है आपने। मैं वैसे इसके अच्छा, अंदर मेरे ना पास रोजेले तो जूस मिलाती होती हूँ। मेरे पास ये वाली बॉटल है ओसी की, और ये जो बॉक्स है मेरा ख्याल में इसमें साशे, राइट? हाँ, बॉक्स में साझी है, लेकिन हमें तो 100 ग्राम की बोतल ही मिलती है ना, पाकिस्तान में तो नहीं 100 नहीं, वाली यहाँ बोतल ही आई थिंक यहाँ पे भी बॉक्स है साशे का। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, पाकिस्तान में नहीं, शायद बाहर हो, यहाँ नहीं है। याद नहीं, यहाँ तो मैं ये देख। हमें जार ही मिलते हैं, और मजे की बात है कि जार आपको 1.5 महीना आराम से निकालता है। अरे ना वो पूछिए, ये तो मेरी सुबह इसके लेन, साथ हो। और मैं इसमें पता है क्या डालती हूँ साथ, मैं मैं इसमें साथ इसमें डालती हूँ पता है क्या रोजेले, डालती हूँ साथ? मैं रोजेले जूस डालती हूँ साथ, अच्छा, आप बड़ा रोजीला मजा जूस? आता है। नहीं, मैं रोजीले तो नहीं यूज करती, मैंने अब तक रोजीले नहीं मंगवाया, अब मैं सोच रही हूँ रोजीले मंगवा के देखूंगी। तो हाँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि एक बॉटल कितनी कंजप्ट होती है, क्या उसका प्रोपोर्शन होता है, किस प्रोपोर्शन में उसका जूस जो है वो एक अच्छा जूस बनेगा डाइल्यूट करने के लिए। तो ये देखने के लिए मैं सोच रही हूँ कि ना मैं रोजीले मंगवाऊं। लेकिन मैं जो इसमें मिक्स करती हूँ ना, मेरी आदत है, मैं लीमू को निचोड़ कर जो है ना आइस क्यूब बना के रख लेती हूँ,
और छोटे छोटे अदरक चॉप करके जो है ना वो फ्रीज कर लेती हूँ। तो मेरा 1 क्यूब अदरक का जाता है चॉप, और 1 क्यूब जो है ना वो लेमन जूस का जाता है उसमें। ओहो, मेरी सुबह इतनी फ्रेश होती कोई हद नहीं नहीं, मैं इसको नाश्ते रोज़ेले के साथ यूज़ करती हूँ और खट्टा मीठा भी हो जाता है, बड़ा मज़ा भी आता है और रोज़ेले के बेनिफिट्स भी हो जाते हैं और उसके बेनिफिट्स भी हो जाते हैं। 3-4 कहवे बना के। अच्छा, दूसरे जो हमारी प्रोडक्ट है वो है ज़ी टी। ये बेसिकली ब्लैक टी ही है लेकिन फर्मेंटेड फॉर्म के अंदर है और जो हम काली पत्ती वैसे पीते हैं उससे ये सेहतमंद पत्ती है। उसको फर्मेंटेड कर दिया गया ताकि बेनिफिट हो। उसके साथ भी गैनोडर्मा भी इसमें शामिल है और इसकी जो है ना आर्थराइटिस का पेशेंट इसको यूज करें जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, इंटेस्टाइनल सिस्टम खराब है, गुड बैक्टीरिया उनके नहीं बनते, उनको कब्ज की शिकायत रहती है, ठीक है, हाँ, जो उनसे डिकारे आती हैं, ब्लॉटिंग होती है। आज ही हम बात कर रहे थे अभी पित्ते की पथरी के हवाले से, गॉलब्लैडर स्टोन के हवाले से। तो वो जो इंसान है जी टी का इस्तेमाल करे और जी टी में साथ में इसके ना जो सबसे बड़ी बात है, एक हमारी होती है कोरोनरी आर्टरी। वो ये है कि जो दिल को जो दिल को ही खून मुहैया करती है। एक तो वो पार्ट्स है ना हमारे जो दिल से जिस्म की तरफ खून जाता है, जिसम से दिल की तरफ है। एक है जो हमारे दिल को ही खून मुहैया करती है, कोरोनरी आर्टरी इसको कहती हैं। ये भी ऐसा डिफेक्ट है जो इस 90% लोगों के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जिनको अपने हार्ट की हेल्थ को बेस्ट रखना है वो इस टी का इस्तेमाल करें, ठीक है। आर्थराइटिस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। आर्थराइटिस का पेशेंट जो है वो इसका यूज करें साथ में, और साथ अपनी मेडिकेशन जो लेनी है वो लें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवरी के अमल में आ जाएंगे। तो ये सही। 2 टीज हैं, बड़े मजे की टीज हैं, आपको ले इसको ऐसे ना। अब तो हमारे पास भी मिल्क वाइटनर आया हुआ है ना डीएक्सन, मैंने भी वैसे ट्राई नहीं किया, मेरा दिल है कि इनके सामने नॉन इसको डेयरी ट्राई करूं। नॉन डेयरी क्रीमर, जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी। नॉन डेयरी क्रीमर बड़ा ही नाजुक सा है, मैंने यूज किया है। लेकिन मैं तो फुल क्रीम पीने वाली बंदी, तो मुझे तो कुछ भी नहीं लगा था वो। और मैं 2 साशे यूज करती थी उसके जब अपनी कॉफी बनाती थी। और अगर खाने में ना उसका मजा वो बचपन के नीडू जैसा आता था, लेकिन नीडू नीडो तो थोड़ा सा, जैसा नीडू जैसा हम लोग नहीं, नीडू मुझे ना खाते अभी थे मैंने लाना है, वो ला के मैंने सोचा है कि मैं ये कॉफी में चाय में टी में डाल के देखूं, शायद ये वो टी बन जाए जो हम कराची वाली टी बनाते होते हैं। नहीं, बहुत हल्का है क्योंकि सारे नॉन डेयरी है। तो हम जो फुल हाँ, क्रीम दूध पीने वाले लोग हैं उनको तो वो बहुत ही कम लगेगा। तो मैं तो एक मेरा जो कप है उसमें मैं 2 साशे यूज करती हूँ। तो सही है। लेकिन हाँ, ठीक है। टेस्ट अच्छा है और नीडू हाँ। जैसा लगता है। बस नीडू को थोड़ा सा अगर उसकी क्रीम को कम कर दिया जाए तो इस तरह का पाउडर लगता है। आज मैं और आपको मजे की बात बताऊं, परसों मेरे से ना एक लेडी लेके गई थी उजी टी ना, उन्होंने घर जाके ना कहीं बनाई, बना के हस्बैंड आए उनको भी पिलाई। तो ना आज मुझे आके बता रही थी, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम क्या लेकर आई हो, मेरी सारी थकावट उतर गई है। ओ मैं वाकई फ्रेश हो गया हूँ। तो बिल्कुल कहती बिल्कुल। मैम ये तो बहुत मजेदार है, बहुत टेस्टी है। मैंने कहा चले, आप लोग ये समझते हो ऑर्गेनिक चीज है तो टेस्ट कोई नहीं होगा, ऑर्गेनिक का भी बहुत टेस्ट होता है। ऐसी बात नहीं है, हम लोग से समझते हैं कि ऑर्गेनिक है तो उसका टेस्ट कोई नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रही थी। वैसे तो हमारी बड़ी बहस हो रही थी और मैं पूछूँगी, बहस नहीं करूँगी। ओलोंग टी के बारे में बता दीजिएगा क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में लोग जो है ओलोंग टी से जो है वो नहीं है रोशनास कि क्या चीज़ है, इतना फ़ैमिलियर। ओलोंग टी क्या होती है वो बता दीजिएगा। दूसरा, ये जो फर्मेंटेड टी है, हमारे जितने भी ज़ाहिर है डीएक्सन के जो सप्लीमेंट्स हैं, सिरप्स हैं, जैम्स हैं और जूस है, एप्पल वो भी फर्मेंटेड है। फिर आप देखें रोजिले भी फर्मेंटेड है, सारा कुछ। और ये जो ओजी टी है ये भी फर्मेंटेड टी है। जब फर्मेंटेड करते हैं तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि आम हालत में जो टी लीव्स होते हैं जो हम चाय पीते हैं वो फर्मेंटेड नहीं होती, जिसकी वजह से उसमें कैफीन होती है। लेकिन जब वो फर्मेंटेड होती है तो उसकी कैफीन की जो मिकदार है वो काफी कम हो जाती है। और बाकी जो रही सही कसर होती है कैफीन के नुकसानात की, वो गैनोडर्मा जो है वो उसको बैलेंस कर देता है। इसलिए आपको ये चाय जो है कैफीन के नुकसान दा असरात से बचाती है। खासकर आप इस डर खौफ में नहीं रहेंगे कि अगर आपने चाय पी है तो आपकी नींद खराब होगी रात की। खासकर तो रात की नींद को बिल्कुल खराब नहीं करती, और कॉफी भी रात की नींद को बिल्कुल खराब नहीं करती है। कॉफी की खासियत होती है वो भी मैं बताऊंगी, मैंने पढ़ा था एक रिसर्च में।
दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है जो फर्मेंटेड होते हैं एक्सट्रैक्ट, उसका फायदा ये होता है कि उसमें जो है बायो प्रोएक्टिव, हाँ बायो प्रोएक्टिव बैक्टीरियाज बन जाते हैं, यानी वो जो हमारे निज़ाम हाजमा को बहुत अच्छा रखने के लिए जरूरी है, जिसके लिए हम मानूस है दही वगैरह के लिए, क्या हम हमारे बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं जी दही में वो बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाते हैं, वो बड़े अच्छे बैक्टीरियाज जिसम को देते हैं। तो ये जो फर्मेंटेड प्रोसेस होता है ये बायो एक्टिव प्रोसेस होता है, ये न्यूट्रिएंट्स को बायो एक्टिव बैक्टीरियाज देता है और जो हमारे निज़ाम हाजमा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे ही है सनोवर? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं आपको एक और बात ये बताऊं कि फर्मेंटेड होने के ना ये बेनिफिट्स भी अच्छा, इसीलिए ना हम लोग कहते हैं जब हमसे कोई पूछ रहा होता है, नहीं नहीं ये तो गर्म होगी ना, मैं तो नहीं पी सकता, मैं तो जरा कोई ऐसी चीज पी लूं तो मुझे लग जाती है, तो हम उन्हें बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स सारी प्रोडक्ट्स का ऐसा है कि इनका पीएच लेवल हमारी बॉडी के पीएच लेवल के इक्वल होता है। इसलिए जो है ना ये किसी भी किस्म का जो नेचर का शख्स है ना वो ये ले सकता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते ये गर्म नेचर है तो नहीं ले, ये ठंडा नेचर है तो नहीं ले, इनमें नहीं होता। ये फर्मेंटेड होने की वजह से इसकी ये खसूसियात हैं कि ये बॉडी के साथ एडजस्टमेंट जो सी इसकी बन जाती है, ये हो जाते हैं, उनके पीएच लेवल के इक्वल आते हैं और आके काम करते हैं, उसके मुताबिक फिर लेके चलते हैं, जैसे हमारी इम्यूनिटी को उसको सिग्नल देते हैं वो उस तरह की हमारी इम्यूनिटी काम कर रही होती है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज मैं और बताऊं, फिर भी ना इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए एट द बेड टाइम। ठीक है, उसकी वजह ये नहीं है कि ये नींद उड़ा देती है, उसकी वजह ये है कि ये इसमें एनर्जीज होती हैं, क्योंकि इनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी हैं, इनके विटामिन्स भी इनके अंदर होते हैं, तो वो फिर बॉडी को जब उसमें पावर अप मिलनी होती है ना, जो सेल लेवल माइटोकॉन्ड्रिया काम करने लग जाता है, तो फिर वो ना मतलब फ्रेश अप हो जाता है, तो इसलिए फिर लेकिन भी मैं इसको बेड आपको टाइम पे थोड़ा बताऊं, सा अवॉइड करना। यहाँ पे सनोवर में ऐड करना चाहूंगी, कॉफी इससे मुख्तलिफ है। बल्कि अगर लिंगजी कॉफी लोग यूज करते हैं, चाहे वो 3 in 1 हो, चाहे वो ब्लैक कॉफी लवर हो, तो वो ब्लैक कॉफी लिंगजी यूज करें। तो कॉफी में अल्लाह ताला ने एक तो ये चीज के ज़ाहिर चाय के मुकाबले में कैफीन बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात, मैं जो रिसर्च की बात कर रही थी वो मैंने पढ़ी थी कॉफी के बारे में, और इसी वजह से जो लोग स्लीपलेसनेस का या स्लीप डिसऑर्डरनेस का शिकार होते हैं, और हम जानते हैं आज दुनिया तकरीबन 85 से ज्यादा रेशो पे पहुंच चुकी है जो कि स्लीप डिसऑर्डरनेस का शिकार हैं लोग। तो और वो बड़ी वजह होती है, बीमारियों की जड़ होती है कि आप रात की नींद सही ना ले सके। तो उसमें ये होता है कि कॉफी जो है वो इंजाइम तो एक्टिव कर देती है बहुत ज्यादा, और हमारा नर्वस सिस्टम भी बहुत ज्यादा एक्टिव कर देती है। लेकिन अगर रात का वक्त होगा, आप नींद अपनी लेने के लिए सोएंगे, तो वो जो उसका प्रोसेस होगा ना, वो वहीं पे स्टॉप कर देगी और रीस्टोर रखेगी। यानी आपने कॉफी पी, आपकी नींद खराब नहीं होगी, आप सो जाएंगे, भरपूर नींद लेके उठेंगे उठेंगे तो वो प्रोसेस वहीं पे जो रुका हुआ था, पॉज किया हुआ था कॉफी के जो भी थे कैफीन की वजह से, तो वो दिमाग में ऑटोमेटिकली पॉज हो जाते हैं, और जब आप उठते हैं तो वो फिर दोबारा जो है ना वर्किंग हालत में हो जाता है। यानी आप कॉफी पीकर देखिएगा कि अगर कॉफी रात को आप पीते हैं, सोते हैं, नींद भी भरपूर आएगी। और लिंगजी कॉफी इसके लिए मशहूर है कि जो लोगों की नींद पूरी नहीं होती और वो थके हुए उठते हैं, वो कॉफी पी के सोए या अच्छा, कोकोजी पी के। इसकी ना इसकी वजह है, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। जो कैफीन है ना, कैफीन की ये खसूसियत है कि ये आपकी इंसोमिया को ठीक करती है। ये इसकी मतलब जो होम्योपैथी हमारी कॉफी से जो मेडिसिन बनती है ना, हम उसको इस नींद के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, एक और वजह जो इसमें है ना, वो हमारे गैंड्रोमा की खसूसियात में की वजह से है, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। सेल बेस पे जाके उसको रिलैक्सेशन दे रहा होता है ना, उसके चीजों को रिलैक्स करो। तो अभी भी बल्कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको मैंने लिंजी 3 मंथ का पैकेट पकड़ाया और ना 10 गोलियां पकड़ाई स्पाइरुलिना की। मैंने कहा जाके 6 गोलियां खाओ, कॉफी पियो और सो जाओ आराम से। मुझे पता सुबह उसका फोन आएगा, सही रहा, बड़ी सही सोई थी। तो वो बिल्कुल मुझे कहती मैडम ये क्या, मैंने कहा जब इस्तेमाल करा फिर मुझसे आके पूछा, मैं बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इसमें कोई शक नहीं है।
वो बड़ी जल्दी आपको रिलैक्स करती है। भाई हम तो सीधा से सीधा कहते हैं, हम तो अपने प्रोडक्ट्स की वजह से चलते हैं, इतना दिन रात बोलना हंसना ऐसे ही, लोगों के साथ ऐसे इंटरेक्ट करना, ये हमारी प्रोडक्ट्स का कमाल है सारे के सारा। बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे ही। इजाजत है, आज के प्रोग्राम बस अच्छा, इतना ही। ये जो है मैं 2 और शेयर करना चाहूंगी जाने से पहले, क्योंकि बहुत जो है क्यूरियस हो रही है मासूमा चाहती हैं आपके जो ऑस्टेस्टिक पेशेंट थे उनको भी आप लेकर आए, और गाल ब्लैडर के जो है वो स्टोन के पेशेंट्स भी लेकर आए आप। अच्छा, ये नहीं था, आगे था, हाँ ये रहा। Testimonials of stones autism, all the cases in the program, all the cases। तो देखिए कोई भी नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि हर कोई जो है वो ज़ाहिर मीडिया के सामने आने की हिम्मत नहीं करता, किसी को घर से हमारे यहाँ इजाजत नहीं मिलती, तो जाहिर है इसका तो हम वादा नहीं कर सकते कि सारे के सारे केसेस आएंगे। कोशिश जरूर करेंगे, सनोवर से दरखास्त करेंगे कि वो अपने जो उनके टेस्टिमोनियल्स हैं उनसे दरखास्त करें, हमारी भी ये ख्वाहिश है। वरना तो जाहिर है 2 करोड़ लोग जो है वो खुद जो है चलता फिरता टेस्टिमोनियल पूरी दुनिया में डीएक्सन के और डीएक्सन के सप्लीमेंट्स के भी भरे हुए माशाल्लाह से मिलते जाएंगे, इंशाल्लाह लाते जाएंगे। क्यों सनोबर? बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कोशिश करती हूँ मेरे पास जो कुछ लोगों के रिव्यूज वगैरह पड़े हुए हैं, अगर वो मैं शेयर कर सकूँ तो मैं किस टाइम करूंगी। तो वो बाकी बिल्कुल टाइम टेकिंग काम है, मेरे पास तो टाइम नहीं होता। मैं ढूंढ के अपनी निकालूं उसमें से। ऑब्वियस। मैंने पता मुझे फेसबुक पेज से भी मैंने लगाया, मुझे वो अक्सर मेरी कहती है मार्केटर, मैडम आप प्लीज फेसबुक पेज पे तो लगा दिया क्या? मेरे का मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं पेशेंट्स के रिव्यूज देखे तो वो लगा लगा के वो लगाती रहूं। लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। मासूमा मुझे पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुकी है, मासूमा के लिए कुछ 4-5 केसेस का बंदोबस्त करती हूँ मैं। सही हो गया। ठीक है ना, जरूर इंशाल्लाह। चलिए फिर इंशाल्लाह वो मीडिया सर पाकिस्तान में होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ इंशाल्लाह जरूर यहाँ पे शामिल होंगे। जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बिल्कुल, इसी के साथ आज की एपिसोड हम खत्म करते हैं, और अगले हफ्ते अगर जो है सनोबर बिजी नहीं होंगी लास्ट वीक की तरह, तो हम अगले हफ्ते वापस आएंगे इंशाल्लाह, और दुआओं में याद इंशाल्लाह रखिएगा। और देखते हैं कि आगे आइंदा वाला चैप्टर हमारा टॉपिक जो है वो क्या होगा, कौन सा सप्लीमेंट होगा, कौन सी फर्स्ट एड मेडिसिन होगी। तो जरूर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते, दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, और जरूर अल्लाह बताइए हाफिज। कैसा लगा। जरूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।